संभल हिंसा मामले पर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं और अब यह मामला संभल जिला अदालत से होता हुआ हाई कोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने लगा है। और साथ ही यूपी सरकार की ओर से संभल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया गया है, जिसे 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा गया है। लेकिन एक और जहां सूबे की राजधानी लखनऊ में भी इसको लेकर अलर्ट है और सूबे की योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, तो इस बीच इस आयोग की जांच से पहले सपा सांसद राम गोपाल यादव ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए मीडिया से यह कह दिया कि इस जांच को सही और सुचारू रूप से संपन्न करने और कराने के लिए और साथ ही निष्पक्ष रिपोर्ट आने के लिए जरूरी है कि संभल के डीएम, एसपी और सीओ का वहां से तबादला कहीं और कर दिया जाए, अन्यथा जांच प्रभावित होगी। इसके साथ ही जब मीडिया ने सपा सांसद राम गोपाल यादव से बांग्लादेश मुद्दे पर पूछा कि हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर आपका क्या कहना है और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किए जाने के मामले और साथ ही उसके खिलाफ कलकत्ता में हुए विरोध को लेकर आपका क्या कहना है, तो सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि वहां अन्याय तो हो ही रहा है और वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है और हमारा देश भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आखिर क्या है सपा सांसद राम गोपाल यादव के हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास पर गिरफ्तारी पर दिए गए बयान का असली अर्थ और साथ ही कौन है ये हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास जिन्हें बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने कट्टरपंथियों के विरुद्ध आवाज उठाई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें जमानत पर भी नहीं छोड़ा गया। आज बात होगी इन्हीं हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास जी के बारे में हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में, और साथ ही आपको बताऊंगा कि मुस्लिम बाहुल्य बांग्लादेश में अब भी बर्बरता के बारे में, जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और स्तब्ध रह जाएंगे कि वहां पर आज भी किस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। भारत में जब जब हिंदुओं के अधिकारों की बात होती है या उनकी धार्मिक भावनाओं की चर्चा होती है तो उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं, उनका विरोध होने लगता है और साथ ही हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए अपने अपने बिलों से निकलकर कुछ लोग सामने आते हैं। तो वो लोग पूरी तरीके से हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं और जब इन्हीं हिंदुओं पर हिंसा होती है तो उस हिंसा को करने वाले लोगों के खिलाफ उनकी कोई आवाज नहीं उठती है और हिंदुओं के पक्ष में भी अपनी आवाज नहीं उठाते हैं और गैर हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का पाठ भी ये बिल्कुल नहीं पढ़ाते। वहीं भारत में हिंदुओं को एकजुट करने की जब जब कोशिश की जाती है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो अथवा राजनीतिक रूप से ही क्यों ना हो, तो उस पर भी सवाल उठते हैं और उस समय देश में अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले ये शोर मचाने लगते हैं कि देश में दंगे भड़क जाएंगे, हिंदू मुस्लिम का खेल देश में खेला जा रहा है और न जाने क्या क्या बयानबाजियां होने लगती हैं। और तो और राजनीतिक रूप से चुनाव में पोस्टर पॉलिटिक्स तक का खेल खेला जाता है, जिसका उदाहरण आप यूपी विधानसभा के उपचुनाव में देख चुके हैं। वहीं भारत के ही पड़ोसी देश की बात करें जो कि बांग्लादेश है, वहां हिंदुओं की स्थिति और उन पर होने वाले अत्याचारों को लेकर ऐसे लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं और पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं। लेकिन इस समय आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इससे आज आपको हम रूबरू करवाते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से वहां जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है तब से बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और साथ ही यहां उग्र भीड़ अल्पसंख्यकों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है और साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों को भी अपना निशाना बना रही है। वहीं इस बीच बीते सोमवार यानी 25 नवंबर को सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और इस्कॉन चटगांव के प्रमुख चंदन कुमार धर प्रकाश चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी, जिन्हें चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका अपराध सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश में हो रही कट्टरता और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ, यानी कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनके विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे थे, जिनकी रिहाई के लिए जब हिंदुओं ने प्रदर्शन किया तो मोहम्मद यूनुस के इशारे पर पुलिस ने उन पर भी हमला किया और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को निशाना बनाया और इन कट्टरपंथियों ने भी उन हिंदुओं पर हमला किया और उनकी बुरी तरीके से पिटाई भी की।
लेकिन यहां बात आती है कि आखिर हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी जो सरकार है और कट्टरपंथियों को सपोर्ट करने वाली सरकार है, उसने किस मामले में गिरफ्तार किया है और उन्हें छोड़ने को क्यों तैयार रही है। तो आपको बता दें कि यह पूरा मामला है पिछले महीने का, यानी कि 25 अक्टूबर 2024 का, जब बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास कर रहे थे। और ये रैली चटगांव के ऐतिहासिक लाल दीदी मैदान में आयोजित की गई थी। हजारों की संख्या में हिंदुओं की मौजूदगी में इस रैली को शुरू किया गया था और वहां पर हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमलों के विरोध में आवाज उठाई जा रही थी। वहीं इस रैली में हिंदुओं ने भगवा झंडे भी लहराए और साथ ही बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की गई। वहीं चटगांव में हुई इस रैली और उसमें उठती मांग को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों में रोष पनपा और उन्होंने इस रैली में लहराए जा रहे भगवा झंडे का विरोध भी किया और साथ ही ये आरोप भी लगाया कि इस रैली में भगवा झंडे को बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा लहराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बस इसी बात से बिद के कट्टरपंथियों में पूरी तरीके से आग उनके भीतर सुलगी और उन्होंने चटगांव में ही हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और मात्र भगवा रंग के ध्वज को बांग्लादेश के झंडे से ऊपर लहराने को लेकर इस पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराया और ये आरोप भी लगाया कि चिन्मय कृष्ण दास देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। इसी एफआईआर के आधार पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार की पुलिस ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चटगांव की अदालत में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें देशद्रोह का आरोपी मानते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल में भेज दिया। इसके बाद इस मामले पर आए फैसले का लगातार विरोध भी होता रहा। वहीं अगर बांग्लादेश के कानून की हम बात करें तो उसके अनुसार कहा जाता है कि यहां राष्ट्रीय झंडे के ऊपर कोई ध्वज या कोई झंडा नहीं फहराया जा सकता और यदि ऐसा करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो ये बांग्लादेश झंडा कानून 1972 के अनुसार 1 साल की सजा या फिर बांग्लादेश की करेंसी में 5000 टका जुर्माने के अंतर्गत आने वाला एक जुर्म माना जाता है। और यदि कोर्ट चाहे तो इस जुर्म के आरोप को सिद्ध होने के बाद इसके दंड के स्वरूप में दोनों के ही प्रावधानों को लागू कर सकती है। और साथ ही झंडे के अपमान को लेकर बांग्लादेश की दंड संहिता की धारा 124 भी लगाई जा सकती है, जो कि देशद्रोह से संबंधित है। इस कानून के अनुसार अगर झंडे के अपमान में यह बात साबित होती है, गौर करने वाली बात है कि यह बात यदि सिद्ध होती है तभी उस व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और यह बात सामने आई है कि उस व्यक्ति ने यदि देशद्रोह किया भी है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि खुद बांग्लादेश के बड़े वकीलों का कहना है कि यदि किसी ने झंडे का अपमान किया है तो इससे वो देशद्रोही साबित नहीं हो जाता है और अगर ऐसा है तो फिर फुटबॉल मैच या फिर अन्य किसी मैच के दौरान अपनी फेवरेट टीम का झंडा बांग्लादेश के झंडे से ऊपर फहराने या दिखाने वाले भी देशद्रोह के आरोपी बन सकते हैं। वहीं खबरों के मुताबिक चिन्मय कृष्ण दास के मामले में उन्हें बिना कोई राहत दिए हुए और बिना मामले की जांच किए ही उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जा रहा है और यहां तक कि उन्हें कानूनी सहायता भी नहीं मिली है। वहीं बांग्लादेश के वकीलों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर धारा 121 और धारा 124 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करना है तो इसके लिए पहले गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। यानी अब सवाल उठता है कि क्या चिन्मय कृष्ण दास पर देशद्रोह का मामला तय करने से पहले या उन्हें देशद्रोही करार देने से पहले बांग्लादेश के गृह मंत्रालय से अनुमति ली गई थी या नहीं। और अगर अनुमति ली गई थी तो इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को न सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि उन्हें उकसाकर हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करके हिंदुओं को बांग्लादेश से खदेड़ने की योजना लगातार बना रही है, उसे मूर्त रूप देने का काम भी कर रही है। वहीं इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा भी की है और साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से चिन्मय दास को रिहा करने की मांग भी उठाई है। यानी देखा जाए तो ये आज
दुनिया के सामने सच खुलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम कट्टरता के चलते हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में पूरी तरीके से हिंसा की जा रही है और कैसे बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हुए उन्हें सपोर्ट कर रही है और दुनिया के सामने इस बात का प्रमाण दे रही है कि कट्टरपंथियों में आखिर अन्य धर्मों या विशेष रूप से हिंदू धर्म के लिए कितनी नफरत है और कितनी हिंसा उनके हृदय में बैठी हुई है। फिलहाल एक और भारत में संभल हिंसा है जहां मुस्लिम पक्ष ही एक दूसरे से भिड़े हैं। यहां पर तुर्क और पठान मुस्लिम जाति के जो दो समुदाय रहे हैं उनकी भिड़ंत हुई है, जिसकी वजह से यह हिंसा कारित हुई है और उसे साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम स्वरूप देने में विपक्ष लगातार अपना कार्य कर रहा है और उसी की कोशिश में विपक्ष लगा भी हुआ है। यह भी आपने देखा और साथ ही अब बांग्लादेश के हालात को भी अब आप देख रहे हैं, आपके सामने दोनों सच रखे हुए हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार कट्टरपंथी सोच रखने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसा फैसला होना चाहिए या क्या निर्णय लिया जाना चाहिए और कैसे कदम उठाने चाहिए जिससे इन कट्टरपंथी विचारधाराओं पर रोक लग सके और राज्य, देश और दुनिया में लगी हिंसा की आग को बुझाया जा सके। इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की थर्ड आई की इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।